देखो कैपलर के लॉस न्यूटन के लॉस से पहले आए थे। कैपलर्स के लॉस ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है। कैपलर का जो फर्स्ट लॉ था उसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट कहता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। प्लैनेट्स revolve around sun in elliptical orbits। तो जो भी प्लैनेट्स होंगे वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे विथ सन एट वन ऑफ द फोकस। आज मैं बहुत लेंदी क्लास नहीं ले पाऊंगा, बस मैं कैपलर्स लॉ खत्म कर दूं, ग्रेविटेशन में फिर कुछ बचेगा नहीं। वन ऑफ द फोकस, सन किसी एक फोकस पर होगा। तो आप इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि प्लैनेट्स ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। ये सन है जो एलिप्स में किसी एक फोकस पर रखा हुआ है। जैसे सर्कल में एक सेंटर होता है, एलिप्स में दो फोकस होते हैं। ये दो फोकस है। सन किसी भी एक फोकस पर हो सकता है। मान लीजिए यहां सन है और ये प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। ऐसे घूम रहा है प्लैनेट, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये प्लैनेट है। जब ये प्लैनेट सन के बहुत करीब है यहां, और यहां ये प्लैनेट सन से दूर हो गया। जब प्लैनेट सन के बहुत दूर होगा तो इसे कहते हैं, इस पोजीशन को कहते हैं आप पेरिहीलियन। दिस पोजीशन इज नोन एज पेरिहीलियन। पेरिहीलियन का मतलब है क्लोजेस्ट टू द सन। दिस इज द पोजीशन विच इज क्लोजेस्ट टू द सन। और जब ये बहुत दूर चला जाएगा इसे कहते हैं एफीलियन। दिस इज नोन एज एफीलियन, फारदेस्ट फ्रॉम द सन। farthest from sun। farthest from the sun। तो जब ये प्लैनेट सन के बहुत ज्यादा करीब है, पेरिहीलियन पर है, तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। जब ये दूर जाएगा, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स सेपरेशन पर डिपेंड करती है। यहां देखिए सेपरेशन कम है, ये सेपरेशन बढ़ गया। तो जब प्लैनेट सन के करीब है, सेपरेशन कम है, फोर्स ज्यादा होगी। पेरिहीलियन पर फोर्स ज्यादा होती है, एफिलियन पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है। सो यहां, या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एट पेरिहीलियन gravitational force at perihelion, gravitational force on planet by sun is stronger than aphelion। सो पेरिहीलियन पर जब प्लैनेट होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू एफिलियन। एफ को फोकस कहते हैं बच्चे। ये दो फोकस है, सर्कल में एक सेंटर होता है, एलिप्स में दो फोकस होते हैं। ये भी फोकस है और ये भी फोकस है। अब जब यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग है ना, तो यहां प्लैनेट की वेलोसिटी ज्यादा होगी। पेरिहीलियन पर वेलोसिटी ज्यादा होती है, एफिलियन पर वेलोसिटी कम हो जाएगी। यहां वेलोसिटी ज्यादा होती है, यहां वेलोसिटी कम हो जाएगी। जितनी ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा। तो आप यहां पर ये लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट is greater at perihelion than aphelion। तो एफिलियन के कंपेरेबल पेरिहीलियन पर वेलोसिटी प्लैनेट की ज्यादा होगी। ज्यादा वेलोसिटी से प्लैनेट पेरिहीलियन पे मूव करेगा एज कंपेयर टू एफिलियन।
इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर ये केपलर लॉ से ही स्टार्ट कराया ना? जी मैंने कैपलस, बस कैपलस लॉ ही कराना है, बाकी सब तो मैं करा चुका हूँ, सिर्फ कैपलर लॉ करना है। भाई लिखा है इतना आप लोगों ने? फिर सेकंड लॉ पर आते हैं। v1 इज ग्रेटर देन v2। जब करीब होगा तो ज्यादा तेजी से मूव करेगा, दूर जाएगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। सो मरियम क्या लगता है तुम्हें, मोमेंटम कंजर्व्ड है या नहीं है? यस मरियम, क्या लगता है आपको, यहां मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन कंजर्व्ड है या नहीं होगा? हाँ, मोमेंटम कंजर्व नहीं है ना, वेलोसिटी जा रही है तो मास तो कांस्टेंट है, मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। तो ये भी कहीं लिखिएगा कि मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज नॉट कंजर्व्ड। मूवमेंट ऑफ प्लैनेट अराउंड सन इज नॉट कंजर्व्ड। कंजर्व नहीं है। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, गुड। सेकंड लॉ देखिए, कैपलर सेकंड लॉ। सर ये जरूरी है कि सन और प्लैनेट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस फोकस से कोइंसाइड होने वाली लेंथ से ही होगी? नहीं, ओके ओके सर। फोकस से कोइंसाइड होने का क्या मतलब है? आप डिस्टेंस तो फोकस से ही ले रहे हैं, तो अगर आप यहां भी लेंगे तो ये भी फोकस से कोइंसाइड हो रही है डिस्टेंस सर तो मेरा आप। मतलब है, सर नहीं, मेरा मतलब है दोनों फोकस से कोइंसाइड हो जाएगी। आप ये कह रहे हैं तुम्हारे पास तो मैथ्स है यार, तुम कहना चाह रहे हो यस सर सेमी है। मेजर एक्सिस से। ऐसे बातें करता है तो मैथ्स ही ना हो, सेमी मेजर एक्सिस है ना हर्षित? यस सर। फोकस से पास होने वाली लाइन। सर किसने अब पढ़ाई मैथ्स? सर वो हर्षित सर ने। अर्शद सर ने। सर यस पीट सर। लेंगे वो अपना, हाँ। नहीं सर, सर वो याद है सर, मैं बस सोच रहा था, मैंने अभी डायग्राम बनाया, मैंने सोचा ऐसे तो अच्छा, अ, सेमी मेजर एक्सिस की जरूरत नहीं है, कहीं से भी डिस्टेंस आप जी सर जी। डिस्टेंस ले रहे हैं सन और प्लैनेट के बीच में। चलिए भाई, हो गया। नेक्स्ट देखिए, कैपलर सेकंड लॉ, इसको लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं। समझिएगा कैपलर सेकंड लॉ क्या कहता है। ये प्लैनेट का पाथ है, ये सन रखा हुआ है। ये तो हमने अभी डिस्कस किया कि लीनियर वेलोसिटी कंजर्व नहीं है, लीनियर वेलोसिटी चेंज होती है, मोमेंटम भी कंजर्व नहीं है। ये आपका प्लैनेट ले लिया मैंने, प्लैनेट यहां से यहां जा रहा है। कुछ प्लैनेट ने एरिया कवर किया होगा, इतना एरिया कवर कर लिया, ये एरिया प्लैनेट ने कवर किया। प्लैनेट की पोजीशन P1, ये पोजीशन P2। जब ये पास था सन के तो इतना एरिया कवर किया, दैट एरिया इज डेल्टा ए, और टाइम लगा कुछ डेल्टा टी टाइम। फिर ये प्लैनेट दूर चला गया सन से, इसने फिर कुछ एरिया कवर किया होगा। नहीं मरियम, दूसरे फोकस पर कुछ नहीं होता, इसने फिर कुछ एरिया कवर किया, ये एरिया भी डेल्टा ए है, इसे कवर करने में कुछ टाइम लगा डेल्टा टी, यहां भी जो टाइम लगा दैट इज डेल्टा टी।
इसे मैं डेल्टा A1 कह देता हूं, इसे मैं डेल्टा T1 कह देता हूं, इसे मैं डेल्टा A2 कह देता हूं, इसे डेल्टा T2 कह देता हूं। सो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड सन इज कंजर्व्ड। तो सन के अराउंड प्लैनेट की जो एरियल वेलोसिटी होगी वो एरियल वेलोसिटी कंजर्व्ड होगी। एरियल वेलोसिटी का मतलब होता है एरिया डिवाइडेड बाय टाइम। तो जब करीब था तब एरियल वेलोसिटी ये थी, दिस इज एरियल वेलोसिटी। एरियल जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एरियल वेलोसिटी इज एरिया बाय टाइम। इट्स डेल्टा A2 बाय डेल्टा T2। ये एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब एरियल वेलोसिटी के कांस्टेंट होने से आप ये प्रूव कर सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज कंजर्व्ड। आप ये शो कर सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अराउंड सन इज कंजर्व्ड। कि प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम सन के अराउंड कंजर्व्ड है। इसको भी आप यहां से शो कर सकते हैं। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो L/2m इज कांस्टेंट, वेयर L इज एंगुलर मोमेंटम। इस एरियल वेलोसिटी को ना आप एंगुलर मोमेंटम से कनेक्ट कर सकते हैं। अब डेरिवेशन में नहीं करा रहा, m इज मास ऑफ प्लैनेट, दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट। सो सेकंड लॉ कहता है जब प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मींस एरिया जो कवर कर रहा है डिवाइडेड बाय टाइम ये कांस्टेंट होगा। तो पहला ये स्टेटमेंट याद रखना है आपको। एरियल वेलोसिटी से आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिराइव कर सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज कंजर्व्ड। इसी स्टेटमेंट को इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हैं L/2m इज कांस्टेंट। बहुत काम आएगा ये आपके न्यूमेरिकल्स में। तो याद रखिएगा लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है बट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। इतना लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। इतना लिख लीजिए फिर मुझे बताइएगा। भाई हुआ इतना? No, sir. Wait. लिखिए लिखिए लिखिए। Done, sir. Okay. अच्छा, अब नेक्स्ट इसी से हम कुछ चीजें और डिराइव कर सकते हैं, बट वहां तक जाने के लिए थोड़ा सा ना एलिप्स की ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट जो मैं यूज करूंगा उसमें थोड़ी सी एलिप्स की ज्योमेट्री यूज करूंगा। तो देखिए ज्योमेट्री ऑफ एलिप्स हम यूज करेंगे। तो देखिए ज्योमेट्री ऑफ एलिप्स क्या चीज है। ये एलिप्स लिया आपने। इस एलिप्स में ना दो तरह के एक्सिस होते हैं, एक सेमी मेजर एक्सिस होता है, एक सेमी माइनर एक्सिस होता है। इसे कहते हैं माइनर एक्सिस, और ये जो एक्सिस था इसे कहते हैं मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस।
सो ये A हो गया, ये भी A है, ये B हो गया और ये भी B है। ये जो A आया हुआ है इस A को कहते हैं दिस इज सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। और ये जो B आ गया है इस B को कहते हैं दिस इज सेमी माइनर एक्सिस। So we have semi major as well as semi minor axis. ये मेजर एक्सिस था पूरा, उसका आधा इस सेमी मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस है, बड़ा वाला जो एक्सिस है एलिप्स का। ये माइनर एक्सिस है, एलिप्स का जो छोटा वाला एक्सिस है उसे आप माइनर एक्सिस कहते हैं। एक चीज ये पता होनी चाहिए, दूसरी एक टर्म आती है जिससे एसेंट्रिसिटी कहते हैं। अब एसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले से आपको मतलब नहीं है, आपको व्हाट इज एसेंट्रिसिटी? एसेंट्रिसिटी बेसिकली आपको ये बताता है कि कोई भी फिगर, इसको कोनिक सेक्शन कहते हैं आइडियली मैथ्स में, सर्कल से कितना डेविएट हो रहा है। इट टेल्स हाउ मच अ कोनिक सेक्शन, कोई एक पर्टिकुलर शेप कोई एक कोनिक सेक्शन सर्कल से कितना ज्यादा डेविएट होगा उससे एसेंट्रिसिटी कहते हैं। अलग अलग शेप्स की एसेंट्रिसिटी अलग होती है। जैसे सर्कल है, अगर सर्कल के लिए एसेंट्रिसिटी 0 होगी, अगर एलिप्स है, एलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है। अगर पैराबोला ले लिया, पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी इज 1 बेसिकली, पैराबोला की 1 होती है। फिर एक हाइपरबोला आता है, इज ग्रेटर। अब ये कैलकुलेट कैसे की जाती है वो मैथ्स में आप करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मेरा ना काम है ना मुझे जरूरत है, मैं तो बस ये टर्म यूज करूंगा कि आपको एसेंट्रिसिटी देख के समझ में आ जाएगा कि शेप कौन सा चल रहा है। अब इतनी आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए। तो देखिए इससे होगा क्या, अगर मैं यहां फोकस बना दूं, यही होगा ना फोकस, ये फोकस है, इस सेपरेशन को मैं R1 कहता हूं, और ये वाला जो सेपरेशन था ना इसे हमने R2 कहा था। R1 और R2 आपको पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एसेंट्रिसिटी। R1 होता है सेमी मेजर एक्सिस माइनस AE, R2 होता है सेमी मेजर एक्सिस प्लस AE। इनमें से कुछ भी मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, ये सब मैथ्स की चीजें, लेकिन आप इसे यूज करेंगे, आप इसे भी यूज करेंगे, आप इसे भी यूज करेंगे, आप इस फैक्ट को भी यूज करेंगे। एसेंट्रिसिटी होती क्या है? सिर्फ ये बता रहा है सर्कल के कंपेरेबल कितना ज्यादा डेविएशन है। जो चीज सर्कल से जितना ज्यादा डेविएट करेगी उसकी एसेंट्रिसिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर देखते हैं इसे हम कैप्लर्स थर्ड लॉ में कैसे यूज करते हैं। ये काम आएगा जब आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करेंगे। भाई इतना लिखा आपने, आगे बढ़े। अब देखिए, ये सब इसलिए सिखाया था ताकि आपको मैं ये सिखा पाऊं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे लगाते हैं। तो आपको सीखना है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम लगाना सीखना है।
फॉर मोशन ऑफ प्लैनेट। अगर एक प्लैनेट मूव कर रहा है उसके मोशन के लिए आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये लगाना आना चाहिए। सो मान लीजिए ये प्लैनेट है, so that is major axis and this is minor axis। यहां कहीं सन रखा है, दिस इज सन, ये प्लैनेट है। इस सेपरेशन को R1 कहा हुआ है और R1 पता होना चाहिए आपको, R1 इज A माइनस AE, A इज दिस डिस्टेंस। इस पूरे को R2 कहा हुआ है, R2 भी आपको पता होना चाहिए, इट्स A प्लस AE। प्लैनेट यहां था, इसकी वेलोसिटी v1 थी, प्लैनेट यहां आ गया, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। आपको 1 और 2 पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगाना सीखना है और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी। तो देखिए जब आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो छोटा सा है, यही आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जब आप यहां कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाओगे, भाई एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, m v1 r1, और यहां एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा m v2 r2। m vr होता है, m v1 r1 की जगह आप लिख सकते हैं a माइनस AE, r2 की जगह आप लिख सकते हैं a प्लस AE। तो ऐसे आपने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहां यूज किया। नेक्स्ट देखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना। देखिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता। नेक्स्ट आपको सीखना है यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे लगाते हैं। तो देखिए एक एंड पर काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी होगी। सन का मास मैं कैपिटल M ले रहा हूं, फिर यहां भी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जब फर्स्ट एंड पर आप काइनेटिक एनर्जी लेंगे, इट्स हाफ mv1 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस gmm ओवर r1। दूसरे एंड पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इट्स हाफ mv2 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज gmm बाय r2। बस ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी सीख ली। कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए आपको इतना यूज करना पड़ेगा। अब अगर आप कुछ शॉर्टकट सीखना चाहते हैं, ज्यादातर ना यहाँ वेलोसिटी पूछता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगी v1, अगर आप सॉल्व कर लें, मैं आंसर लिख रहा हूं g1 1 प्लस e बाय a1 माइनस e, v2 हो जाएगा रूट ओवर इट्स gm बाय a, इट्स 1 माइनस e डिवाइडेड बाय 1 प्लस e। तो ये v1 वेलोसिटी आई, ये v2 वेलोसिटी आई। चलिए इतना लिख लीजिए, ये कुछ न्यूमेरिकल्स में आपके काम आ जाएगा। बस एक लॉ और है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। इतना लिख लीजिए तो बताइए मुझे। चलिए लिखा आप लोगों ने, इसको लिखिए। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्लैनेटरी मोशन में एनर्जी कंजर्व्ड है और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता।
देखिए कैप्लर सेकंड लॉ पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इस तरह के होते हैं, जो मैंने आपको अभी ये एंगुलर मोमेंटम, ये सब अल्फा न्यूमेरिक टर्म्स में ऐसे ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके। ये भी लिख लिया आपने। थर्ड लॉ देखिए, लॉ ऑफ पीरियड, थर्ड लॉ। लॉ ऑफ पीरियड, तो देखिए लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या कहता है, ये आपका एलिप्टिकल ऑर्बिट है, सन है एक फोकस पे, सो यहां आपने कहीं सन लिया है, ये सन है आप, ये प्लैनेट है जो रिवॉल्व कर रहा है, इसे आप कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं टाइम पीरियड, मींस टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। ए इज सेमी मेजर एक्सिस, ए इज सेमी मेजर एक्सिस। सो कैप्लर्स थर्ड लॉ कहता है कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आप एक कांस्टेंट यूज करोगे के ए क्यूब। इस के की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे आप निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की टर्म्स में एक आ जाता है, इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं आप रेशियो यूज करते हैं जहां के कैंसिल हो जाता है। अगर मैं अर्थ के लिए लूं, भाई अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, टाइम पीरियड कितना होता है, 1 ईयर। ए इज अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस, अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, which is roughly 1.5 into 10 raised power 11 मीटर। ये डेटा याद रखिएगा, कई न्यूमेरिकल्स में इस डेटा की वजह से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ये आपको याद होना चाहिए। 1 ईयर टाइम पीरियड है और अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है ये, इफ दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज दिस 1.5 into 10 raised to the power 11 मीटर। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर जो ये ए की वैल्यू होगी वो सेकेंड्स पर मीटर पे निकलेगी ना, मतलब ऐसा यूनिट यूज करेंगे ना? दोबारा बोलो। सर ये टाइम को अपनी, सॉरी, ये 1 ईयर को पहले सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना ऐसा यूनिट? मर्जी है आपकी, मर्जी है, सर आंसर यूजुअल आपका यूनिट कौन सी? ऑप्शन। एसआई यूनिट, यूजुअल यूनिट जैसा कुछ नहीं होता हर्षित, एसआई यूनिट सेकंड्स होती है, बट जब प्लानिटरी मोशन की बात करते हैं तो इतना बड़ा बड़ा कुछ आता है कि ईयर्स में भी रख दो तो कोई गड़बड़ नहीं है। जी सर वही पूछा था मैं, मतलब। एंड आफ्टर ऑल आप तो ऑप्शंस देखेंगे ना, आपके ऑप्शंस अगर ईयर्स में दिए हैं तो आप ईयर्स में ले लेंगे। ओके सर। चलिए भाई नेक्स्ट देखिएगा, देखो इसे यूज कैसे करेंगे। जैसे वो कहता है टाइम पीरियड ऑफ सैटर्न around sun is 5 years. Calculate its separation from sun. Calculate its separation from sun.
मींस ए आपसे पूछ रहा है कि इसके सैटर्न और अर्थ के बीच में सेपरेशन क्या होगा, सन और सैटर्न के बीच का क्या सेपरेशन होगा। तो आप एक काम कीजिए, पहले अर्थ के लिए लिखिए रिलेशन, टीई स्क्वायर इज के टाइम्स ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। फिर आप सैटर्न के लिए लिखिए रिलेशन, टी सैटर्न स्क्वायर इज के टाइम्स ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटर्न का क्यूब। डिवाइड करेंगे, देखिए के से के कैंसिल हो जाएगा। आपको चाहिए क्या, ये चाहिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आर एस का क्यूब होगा इट्स आर ई क्यूब मल्टीप्लाइड बाय सैटर्न के टाइम पीरियड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अर्थ के टाइम पीरियड का स्क्वायर। तो सैटर्न के रेडियस का जो क्यूब है वो अर्थ के रेडियस का क्यूब, अर्थ का ऑर्बिटल रेडियस अभी लिखवाया था 1 AU, AU में ही ले लेता है 1 AU क्यूब। सैटर्न का टाइम पीरियड कितना दिया है 5 इयर्स, अर्थ का कितना होता है 1 ईयर, तो ये कितना आ गया 25 AU आया। आर एस का जो क्यूब है ये 25 आ रहा है, तो आप आर एस निकाल सकते हैं, 25 का 1/3 हो जाएगा पावर। तो ये ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटर्न है विच इज 25 टू द पावर 1/3 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब आप चाहो तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, आपको पता है 1 AU और मीटर में क्या रिलेशन है। एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बाकी कंसेप्चुअल्स होते हैं। इतना लिखिए इसको, ये लिख लीजिए, फिर देखते हैं कंसेप्चुअल्स कैसे आते हैं। भाई लिख लिया, चलो इसको लिखो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसे जरा ध्यान से देखिएगा। वो आपसे कहता है जो फोर्स है ना, दिस इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर एन। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स यही तो होती है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, एफ होती है प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर -2। मैं कह रहा हूं कुछ भी जनरल है एन, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए n-2 होता है। तो आपसे कहता है एफ दे दिया आर की कुछ पावर पे, कहता है बताओ टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब तो तब होता है जब n-2 हो। अगर उसने कुछ जनरल दे दिया तो टी स्क्वायर जो आएगा दैट्स प्रोपोर्शनल टू 1 - n। ये याद रखने की चीज है, बहुत काम आता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे वो कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स है आर टू दी पावर -2 के कंपेरेबल, बताओ टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल, इट्स प्रोपोर्शनल टू 1 - n की जगह कितना आ रहा है -2। तो आपने जो अभी पढ़ा है वो आ गया। कई बार कहता है मर्जी से दे देता है, कुछ कहता है आर की पावर 6 के प्रोपोर्शनल है, तो लिख दो 1 - 6 हो जाएगा टी स्क्वायर। इसी चीज को कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी के साथ यूज करता है, ये स्पेशली नीट में अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी दे दी आर टू दी पावर एन है। कहता है अच्छा बताओ
टाइम पीरियड का स्क्वायर कैसे जाएगा? तो याद रखिएगा, अगर ये r टू द पावर n है तो टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 2 माइनस है। फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन होता है माइनस ऑफ du ओवर dr। अगर आप इससे ये डिराइव करना चाहते हैं तो क्लास में मैंने आपको कराया था सैटेलाइट का टाइम पीरियड। जब हमने सैटेलाइट पढ़ा था तो टाइम पीरियड कराया था, वहां आपको ये दिख जाएगा। इससे आप निकालना चाहते हैं तो पहले फोर्स निकालनी पड़ती है, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दो, फोर्स आ जाएगी। ये आपने पढ़ा था जब हम वर्क एनर्जी पार कर रहे थे इसी जेई वाली नीट वाली बैच में। तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर। ये सर याद वहाँ रखिएगा। आप ऊपर आपने n लिखा है, नीचे m लिखा है। अच्छा, ऊपर भी एंड कर देता है, चलिए लिखिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट कैपलर्स लॉ। बाकी सब जो भी ग्रेविटेशन में हो सकता था वो सब मैंने आपको क्लास में करा दिया था। तो आज तो मैं इसे यहीं छोड़ूंगा, अब आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीक जो थर्मल में कुछ चीजें मिस हुई हैं, लाइक ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं था इस साल, कट गया है सिलेबस में, वो ट्रांसफर ऑफ हीट मैं नेक्स्ट वीक डिस्कस करूंगा, और कुछ क्वेश्चंस ग्रेविटेशन के। बाकी हमदा आप तो आती हैं ट्यूसडे थर्सडे उस न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, अलीना और मरियम नहीं होती। अलीना और मरियम सेम मीटिंग आईडी होती है, 5:30 to 7 एक क्लास होती है ट्यूसडे एंड थर्सडे, जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हम काइनेमेटिक्स कर रहे हैं, आपका रिवाइज होता चला जाएगा, उसमें आइए। ओके सर। कई बार रिवाइज हो जाएगा, अच्छा है, 11 स्ट्रांग होके रख जाएगी। ओके। चलिए आज इसे यहीं छोड़ेंगे, अल्लाह हाफिज़ थैंक फिर यू सर। सर। ओके हर्षद, बाय।